नमस्कार, SRTV में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश का टाइम। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, जो आरटीआई के उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लगातार मुद्दे उठा रहे हैं और आरटीआई को लेकर के भी तमाम जो निवर्तमान सरकार है और जो उनके प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं आप उनका पर्दाफाश करते रहते हैं, लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं, तो आज क्या कुछ नया मुद्दा है? देखिए, मुद्दे की बात करें अगर तो इस समय सरकार में लगातार मुद्दों की कमी नहीं है। जनहित पर जरूर हम लोग काम करते हैं। जनहित में जो हम काम करते हैं, जनहित में जो मुद्दों को उठाते हैं, उनको लगातार आपसे चर्चा हो रही है और भी मीडिया चैनल पर भी हो रही है। आज जरूर मैं एक बात करना चाहूंगा, जो वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश का, उस पर खासकर लखनऊ के अंदर अभी कुछ दिनों पहले एक घटना घटी। एक अतुल जैन जा रहे थे कहीं पर और चेन स्नेचर ने उनकी चेन को खींचा, गले में पहने थे सोने की चेन, वो चेन को खींचा और उसके बाद में उनकी स्कूटी पे लात मार दी और वो एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट डेथ हो गई। आज अगर ये घटना अतुल जैन की जगह पर किसी राजनेता के परिवार के सदस्य के साथ होती तो क्या पुलिस अभी तक इसी तरीके से कार्य कर रही होती? आज तक उन लोगों को, उन हत्यारों को, उन चेन स्नेचर्स को पकड़ा नहीं गया। आज अगर ये किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के परिवार का सदस्य होता तो क्या अभी भी ऐसे ही हो रहा होता? क्या इसी तरीके से जांच चल रही होती, इसी तरीके से हो रहा होता? ऐसा नहीं है। तो आज हमारा मकसद क्या होता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है, जो सुविधा या जो शासन एक राजनेता के परिवार को मिलना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वही सुविधा आम जनमानस को मिलना चाहिए, जिसमें ये सरकार फेल होती नजर आती है हर जगह पर। इस सरकार में केवल उनको ही अच्छी सुविधा और शासन मिल रहा है जो नेता है या उनके परिवार के सदस्य हैं। आम जनता कैसे जी रही है, कैसे क्या कर रही है, इन चीजों से उसको कोई मतलब नहीं है। लगातार आप देखिए, विगत दिनों में लगातार एक के बाद लगातार इतनी घटनाएं हो रही हैं कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर है, उत्तर प्रदेश में पुलिस नाम की भी कोई चीज होती है, ये भी नहीं लग रहा है। अच्छा, होता क्या है, साथ में एक अभी कुछ दिनों पहले मैं तो देख रहा था सोशल मीडिया पे, बहुत अजीब लगा देख करके कि साफ लग रहा है कि ये पिक्चर, ये जो है पुलिस एक्टिंग कर रही है, एक फिल्मी जो है स्टंट चल रहा है हर जगह। अभी परसों नरसों एक वीडियो लीक हो गया उनका कि कहीं पर इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर जिसको बोलते हैं कि पैर में गोली मारना, हाफ इनकाउंटर किया उन्होंने और उसके बाद में बता रहे हैं कि किया, लेकिन वहां पर इंस्पेक्टर उसको बोल रहा है कि हंसना नहीं। इसका मतलब साफ है कि ये तो बनावटी है, जिसको गोली मारी उसको कह रहा हंसना नहीं। इसका मतलब है ये साफ साफ बनावटी दिख रहा है। ये इनकाउंटर के नाम पर लोगों के साथ छल हो रहा है। कोई हाफ इनकाउंटर कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ लोगों को छल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें चलाई जा रही है, ऐसी क्लिपिंग चलाई जा रही है कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, इस सरकार में कुछ भी कोई कुछ करेगा तो उसके पैर में गोली मार देंगे और ऐसा कर देंगे। मुझे लगता है ये सब कुछ फेक है, बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे कि ये सरकार फेक चल रही है समय। पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से आपने कहा, आपने जिस तरीके से कहा कि इनकाउंटर का एक ड्रामा है, इस तरीके से ये सब नाटक चल रहा है, तो जिस तरीके से आप आरटीआई के चेयरमैन हैं, तो आपने क्या पुलिस विभाग से इस पर कोई सूचना मांगी? देखिए, बात रही आरटीआई विभाग की या आरटीआई की, तो आज इस सरकार ने सबसे पहला तो काम यही किया ना कि इस सरकार ने इस कानून को इतना कमजोर कर दिया है। इस सरकार ने इस कानून को इतना पेचीदा कर दिया है कि आम जन मानस तो उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। जो पहले था यूपीए सरकार में कि आप एक सादे कागज पर भी लिख करके एक एफआईआर, एक सूचना मांग सकते थे किसी भी विभाग से, कुछ भी है। आज आप ऑफलाइन नहीं मांग सकते, ऑनलाइन ही मांग सकते हैं। ऑनलाइन में भी जब उनकी साइट चल रही होगी, जब उनकी मर्जी होगी साइट चलेगी, जब नहीं मर्जी होगी नहीं चलेगी। और जो ये मैं बता रहा हूं, इसको लिए आरटीआई डालने की जरूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर देखा जा रहा है, हमीरपुर का मामला, विवेक सिंह राजपूत अपराधी है और साफ साफ दिख रहा है कि उससे कहा जा रहा हंसना नहीं, उसके बाद कहा जा रहा वीडियो बनाओ।
जिस तरीके से दूसरा आपने कहा कि जो आम जनमानस के लिए, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी जो है गुंडों का हौसला बुलंद है, जिस तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा, तो क्राइम बढ़ने की अगर जहां तक बात आती है कि जो इससे पहले भी सरकारें थी या कभी कांग्रेस की भी सरकार रही होगी, क्राइम तो रोज एक नया क्रिमिनल पैदा होता है। और सरकार अगर बात करी जाए इस समय, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार क्राइम को खत्म करने के लिए पूरी व्यवस्था कर रही, नई नई टीमें गठित कर रही, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को मतलब ट्रेनिंग दे रही, उनको बेहतरीन संसाधन दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तो जिस तरीके से क्राइम को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से लगी, वो काफी इसमें इनकाउंटर भी हुए हैं, काफी लोग मारे भी गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ ये चाहेगी कि हाँ जो है हमारा काम ना हो या आम जनमानस के लिए काम ना हो, तो सबका विकास लेके चल रही है। देखिए, साफ साफ बात है कि जैसा कि आपने अभी बोला कि ये लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो मैं साफ साफ आपको बता दूं इस बात को लेकर के कि ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पूरी तरीके से फेल है। जो आपने पहली चीज शुरुआत में बोली कि आप पहले की सरकारें नहीं, उनमें भी ये होता था। देखिए, एक चीज होती है नीति और नियत। नीति बनाई गई, उसको किस नियत से उसका इंप्लीमेंट हुआ, इस चीज का बड़ा महत्व होता है। यही मोबाइल फोन है जो आज आपके हाथ में, यही मेरे हाथ में है। इसी का इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हो, इसी का इस्तेमाल आप गलत तरीके से भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, इसको आप फायदा भी उठा सकते हैं, इसका नुकसान भी आपको मिलता है। तो उसी तरीके से ये चीज भी जो आपने बताया कि उस समय भी होते थे, उस समय भी होते थे। मैं मानता हूं कि उस समय अपराध होते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं अपराध नहीं होते थे, लेकिन उस समय कभी अपराध को छुपाया नहीं जाता था। उस समय अपराध को उजागर करने के लिए पत्रकारों को खुली छूट दी जाती थी। उस समय ये नहीं होता था कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 के बाद आज तक नहीं आ रही कि कितने क्राइम रेट क्या है। ये चीजें नहीं, क्यों नहीं आ रही है? आखिर कहीं ना कहीं दाल में काला या पूरी दाल ही काली है। साफ साफ ये समझ में आ जाता है कि ये सरकार चाहती है किसी भी तरीके से कि छद्म रूप बरत करके लोगों को सिर्फ बहकावे में रखे और लोगों को नजर में ये रहे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सत्यता क्या है, जमीन पर क्या है? जमीन पर स्थिति ये है कि एक आम आदमी आज लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से या तो 7 बजे 8 बजे के बाद घर के अंदर जाना पसंद कर रहा है, या महिलाओं को घर से अगर जाती हैं जब तक वो आ ना जाए तब तक वो लगातार परेशान रहता है। ये स्थिति हो गई है आज। अभी आप लखीमपुर, आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे किसी चैनल के माध्यम से कि लखीमपुर में एक लड़की को छेड़ता हुआ सामने नजर। क्या है ये लॉ एंड ऑर्डर है? पुलिस का डर है? ये कोई कहीं डर नहीं है। पहले के जो आपने कहा कि पहले की सरकारें होती थी, मैं आपको आज कह रहा हूं, चैलेंज देता हूं, इस बात को पता कर लीजिए किसी भी। एक समय वो भी था जब पुलिस का एक सिपाही किसी गांव के अंदर आता था तो पूरा गांव अंदर घर के अंदर चला जाता था कि पुलिस आ रही है। एक डर था। मैं ये नहीं कहता हूं वैसा डर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, ठीक है लॉ एंड ऑर्डर में, लेकिन फिर भी अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होने चाहिए। जो आज की डेट में क्या है, आज स्थितियां क्या है? आज स्थिति यह है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है और आम आदमी दुबका हुआ है। पहले क्या था, आम आदमी बाहर निकलता था और पुलिस को देख के अपराधी तुरंत घर के अंदर घुस जाते थे। तो ये अंतर है वर्तमान सरकार में और पूर्व की सरकारों में। इस सरकार में अगर आप इस चीज की अपेक्षा करें कि आपको कहीं पर न्याय मिलेगा, तो आप आम आदमी से बात करके देखिए, आपको पता चल जाएगा वो किस तरीके से न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन कहीं पर भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही। जहां तक पुलिस प्रशासन की आप बात कर रहे हैं, क्राइम की बात कर रहे हैं, तो फिर वही मैं बात कहूंगा कि अगर क्राइम की बात करी जाए तो क्राइम जब इससे पहले भी सरकारें थी तो नए रोज अपराध होते थे। और पुलिस की जहां तक बात आती है तो पुलिस को इस सरकार ने, पुलिस को इतना जनता के लिए, यानी कि जो आम जनमानस है उसके लिए पुलिस को इतना लाइन ऑर्डर में इतना बदलाव दे दिया है कि पहले पुलिस वाले जो है ये होता था कि अपराध, कोई भी आदमी जाता था उसको प्रेशर देते थे, उसको दबाते थे, उसको भगा देते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया रिक्वेस्ट करी लोगों से तो वहां पर उन लोगों ने गाली गलौज बाउंसर्स ने करने शुरू कर दी। अब उन गाली गलौज के बाद में उन्होंने उन लोगों को बुरी तरीके से मारा। ये सोशल मीडिया पर है, यही सीसीटीवी है, सोशल मीडिया पर है। जो मैं आपको, जो आपने कहा मैं वही कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे है। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद कार्रवाई क्या हुई? 40 बाउंसर ने मिलकर के उन 4 लोगों को मारा। आज क्या है स्थिति मालूम है? वो 4 लोग जेल के अंदर है जो मार खाए, वो 40 लोग बाहर हैं जो जेल के, जिन्होंने मारा। ये लॉ एंड ऑर्डर, यही हमारी लड़ाई इसी चीज की कि आखिर ये न्याय किसको, ये किसके लिए न्याय हुआ, किसके प्रति ये न्याय हुआ? ये क्या उन 4 लोगों से एक महिला को उस तरीके से मारा गया? वो डॉक्टर है, वो भी, उसको मारा गया, 3 लोगों को मारा गया जेल में, उसके बाद उसी को भेज दे रहे हैं। ये तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं, ये तो साफ साफ अंग्रेजों का राज लग रहा है, अंग्रेजी राज लग रहा है।
कि आप अगर ईमानदार हैं, आप अगर सही हैं, तो आपको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। वो वाली स्थिति इन्होंने बना के रख दी है। अब और यहीं पर अगर कोई और राजनेता या कोई सत्ता पक्ष के कोई नेता का लड़का हो, उसको आप देख लिए किस तरीके से राजा की तरीके से बना करके रखते हैं उसको। उसके खिलाफ एफआईआर होने के पहले जांच होगी, एफआईआर हो या ना हो, एफआईआर होने के बाद कहो महीनों जांच होती रहे, फिर बड़ी मुश्किल से अगर बहुत दबाव पड़ा तब जाके उसकी अरेस्टिंग होगी। इसका उदाहरण लखीमपुर में देख लीजिए, टेनी मिश्रा वाला, आशीष मिश्रा टेनी का लड़का, उनका लड़के को देख लिया, साफ साफ सबने देखा कि थार ने किसानों के ऊपर चढ़ा दिया, साफ दिख रहा है। लेकिन उसमें भी साहब पुलिस को एफआईआर करने में टाइम लगा, उसको जांच कर रहे हैं, उसको सही क्या है ये लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को समान अधिकार है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है और समान उसको कानून उसके लिए बराबर है, सबके बराबर। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में गुंडों की आरामगाह है। अपराधी अगर आप हैं और आप अच्छे अपराधी हैं तो आप यहां पर एमएलसी तक बन सकते हैं। बनास में एक है अपराधी, वो एमएलसी तक है। और यही नहीं, बनास में छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोग, नाम मैं क्या लूं, सब जानते हैं आप लोग भी, और सब लोग जानते हैं आज कि उत्तर प्रदेश में माफिया कौन कौन है। जौनपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे बनारस के अंदर हो, चाहे गोंडा हो, बहराइच हो, पता कर लीजिए अपराधी माफिया कौन है। ये केवल इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तक हैं, इसलिए ये हैं, और ये बहुत अच्छे माननीय हैं। देखिए, जहां तक बात आती है जिस तरीके से कोरोना काल से लेकर के और अब तक अगर बात पुलिस प्रशासन की जाए तो वो लगातार उनका गुड वर्क ही दिखाई दे रहा है, ज्यादातर गुड वर्क दिखा रहे हो। जहां पर पुलिस कहीं दोषी पाई जा रही, उसको लाइनाजिर किया जा रहा है या उसको निलंबित किया जा रहा है, ऐसे भी तमाम सामने केसेस आए हैं। वहीं आप माफियाओं की बात कर रहे हैं, तो माफियाओं में तो जहां तक बात करी जाए कि कोई भी सरकार होती है, किसी की भी सरकार होती, तो वहां बाहुबली तो होता ही होता है, क्योंकि अगर वो नेता है तो कहीं ना कहीं वो बाहुबली है, तो वो नेता बन जाता है। बाहुबली में भी आतंकवादी तो नहीं होते हैं, मैं तो कहूंगा साफ साफ आतंकवादी है। एक जो दाऊद इब्राहिम का शूटर रहा है वो आतंकवादी हुआ ना। दूसरी चीज जो आपने कही कि कोरोना से लेके अब तक ये तो उस पर भी मैं आपको और थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। कोरोना के समय में रेमडेसिविर एक इंजेक्शन हुआ करता था, जिसकी ब्लैक मार्केटिंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हुआ करते थे। जरा पता करिए उनमें से कितने लोग जेल में हैं आज, वो कितने लोग उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करके पता नहीं कितने लोगों के जान से हाथ लोगों को धोना पड़ा। और कितने लोग, ये कैसे कह दिया आपने कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग? बाकायदा न्यूज चैनल में सब जगह आया था। मैं नाम विनय प्रताप सिंह या कुछ करके नाम भी आया था कि भारतीय जनता पार्टी का वो सदस्य है। वो तो साफ साफ सबके पास, वो तो सार्वजनिक तौर पे था, उसमें कौन सी बात है। और दूसरी चीज ये सरकार को आप कोरोना या इससे आप ये सब बातें भूल जाइए। सरकार स्वास्थ्य विभाग के नाम पर क्या कर रही है? आज हॉस्पिटल के अंदर जाकर के बैठक कर रही है। अभी कल किया चंदननगर हॉस्पिटल में बैठक, भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी बैठे हुए, साहब बैठक हो रही है। ये स्वास्थ्य पखवाड़ा है क्या? किसी हॉस्पिटल के अंदर बैठक होनी चाहिए। और उसमें भी वो फोटो जब आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं आपको दो, सोशल मीडिया पर भी है कि सेवा पखवाड़ा के नाम पर हर हॉस्पिटल में जाकर के भारतीय जनता पार्टी बैठकें कर रही है और अपनी राजनीति कर रही है। ये सब चीजें नहीं होती। सरकार होती है, सरकार सबके लिए बराबर होती है। वहां पर सरकार को यह समझना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे ठीक करे, बेहतर करे, ना कि अपने ही मंत्री को सरकारी हॉस्पिटल की जगह मेदांता में एडमिट कराना पड़े, खुद स्वास्थ्य मंत्री एडमिट करा रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इससे ज्यादा बीमार क्या होगा स्वास्थ्य विभाग? इससे ज्यादा बीमार और क्या हो सकता है स्वास्थ्य विभाग? स्वास्थ्य मंत्री खुद ही एक मंत्री को सरकारी हॉस्पिटल से छोड़ करके मेदांता जैसे हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट करा रहे हैं। क्या स्वास्थ्य बेहाल नहीं है? इसको कह नहीं सकते आप। स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि इस समय स्वास्थ्य विभाग बीमार हो चुका है उत्तर प्रदेश का। वो तो एक व्यक्तिगत संबंधों पर भी हो सकता है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का संबंध है, किसी के दोस्ती है, तो वो भी तो ये जा सकते हैं। देखिए, दोस्ती, रिश्तेदारी और संबंधी राजनीति में, सार्वजनिक जीवन पर नहीं होते हैं। वो भी मंत्री हैं, इन्हीं के गठबंधन के मंत्री हैं, और स्वयं स्वास्थ्य मंत्री तो स्वास्थ्य मंत्री है ही हैं, उप मुख्यमंत्री
एक उप मुख्यमंत्री स्टूल वाले हैं और एक दूसरे वाले ये हैं। ये दोनों को केवल इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं है। और ये बताइए, मैं कह रहा हूं, ये खुद उठा करके मंत्री को जब एडमिट करा रहे हैं मेदांता में, कि इससे समझ लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर। इससे ज्यादा और बुरा क्या होगा समझना, और इससे आसान तरीका क्या होगा समझना कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का क्या स्थिति है। अभी मैंने कहा ना, कल मैंने देखा अभी, और इस तरह के सारे ये लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सेवा पखवाड़ा और स्वास्थ्य पता नहीं क्या क्या बना करके वहां पे केवल राजनीति कर रहे हैं। कल राजनाथ सिंह जी के बेटे धीरज सिंह जी वहां पर हैं, वहां पे एक पूर्व MLC साहब बैठे हुए हैं। ये क्या मजाक चल रहा है देश के साथ में, ये उत्तर प्रदेश के साथ में, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में। कैंट विधानसभा की जनता आज खून के आंसू रो रही है कि ये कैसा विधायक उन्होंने चुन लिया है। इस तरीके के विधायक से अच्छा है कि विधायक ना हो, ज्यादा बेहतर कैंट विधानसभा की जनता। अच्छा, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद कैंट विधानसभा का निवासी हूं। आज आप वहां से लेकर के जब आप चलते हैं, सड़क तक आते हैं, तो आप आकर के देख लीजिए कि क्या स्थिति है। कभी भी एक एक गली के अंदर सैकड़ों गड्ढे हैं। ये गड्ढों में सड़क नहीं, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क पे अंश मिलेंगे आपको। ये हाल हो चुका है। पूरी कैंट विधानसभा इस समय रो रही है कि उसने विधायक अपना एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जो किसी भी तरीके से किसी कार्य का नहीं है। उप मुख्यमंत्री जरूर होंगे, वो कुछ भी हो जाए, लेकिन कैंट विधानसभा के विधायक वाले बनने लायक वो व्यक्ति नहीं थे। जहां तक गड्ढों की बात कर रहे हैं, तो जो सरकार बनी थी उसी के लगातार बाद से गड्ढा मुक्त सरकार की बात हो रही है। गड्ढे भरे जा रहे हैं, नए नए निर्माण हो रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं, और अब आप कहाँ गड्ढे की बात कर रहे हैं, वो कहीं जैसे बरसात आई तो थोड़ा बहुत गड्ढे तो हो ही जाते हैं। देखिए, आप जो ये कह रहे हैं इसको लेकर के मुझे चौंकना नहीं पड़ रहा, मेरे लिए बहुत सामान्य सी बात ये लग रही है। अब आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों को तो मुझे मालूम है कि आपका ये कहना फर्ज है, लेकिन मैं उसके बाद भी इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा कि ये उन्होंने कहा था 15 जून तक गड्ढे, योगी जी ने बोला था मुख्यमंत्री बनते ही कि 15 जून तक हम गड्ढा मुक्त कर देंगे इस प्रदेश को। लेकिन सच क्या है, आज गड्ढा युक्त प्रदेश हो चुका है। मैं तो गारंटी देता हूं, मैं चैलेंज देता हूं, उत्तर प्रदेश के किसी भी सड़क पर आप 5 किलोमीटर तक चले जाइए, अगर गड्ढा नहीं मिलेगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा उस दिन। आप देख लीजिए, 5 किलोमीटर तो मैंने बहुत बड़ा बता दिया, शहरों के क्षेत्र में सही है, मैंने 5 किलोमीटर हाईवे के हिसाब से बताया है आपको। उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर के अंदर आप 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक आप चलिए, आपको देखिए गड्ढों से युक्त सरकार मिलेगी। इस सरकार में सिर्फ गड्ढे ही तो हैं, और इन गड्ढों के बीच में कहीं सड़क के थोड़े बहुत अंश जरूर दिख जाते हैं, लेकिन इस सरकार पूरी तरीके से गड्ढे वाली सरकार हो चुकी है। जहां तक गड्ढों की आप बात कर रहे हैं, गड्ढा मुक्त और गड्ढा युक्त दोनों में अंतर है, वहीं बात करेंगे कि अगर इसमें आप किसको दोषी ठहराना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार कोई शासन का व्यक्ति तो सामने नहीं आए। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो प्रशासन पहले भी वही था, आज भी वही है, बस सरकार बदली तो इसलिए आज इनका प्रशासन है, कल उनका प्रशासन। अच्छा हो तो मोदी जी, योगी जी ने कर दिया, और खराब है तो अधिकारी ने किया। चलिए मैं दोनों चीजों को मान लेता हूं आपके, मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि इसमें कमी किसकी है, इसको मैं निकाल के देता हूं। इसमें कमी उन लोगों की है जिन्होंने इस सरकार को ये सोच करके वोट दिया था कि ये सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। इस सरकार की ये कमी उन लोगों की है। वो लोग समझ नहीं पाए सरकार का मकसद क्या था सत्ता में आना। इन लोगों का मकसद वोट चोरी करके सत्ता में आना सिर्फ इतना था कि किसी भी तरीके से अपने लोगों का पेट भरना है, किसी भी तरीके से जनता को लूटना है, और लूट करके आज बर्बाद करना है देश को। आज आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं। ये रही बात इन सब कामों की, इसका थोड़ा सा अलग हटके मैं बात कर रहा हूं। आज ये बात करते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम। अभी योगी जी ने कल परसों कहीं पर बोल दिया हिंदू मुस्लिम, और हमारे पर आरोप लगाते हैं कांग्रेस मुस्लिम को साथ देती है। अरे कांग्रेस मुस्लिम को साथ देती है? कांग्रेस हिंदुस्तान के नागरिक को साथ देती है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी के बाद दूसरी आबादी मुस्लिम है, तो हम क्यों ना साथ दें? हिंदुस्तान के आदमी का हम साथ दे रहे हैं। हम पाकिस्तान में जाकर के बिना बुलाए बिरयानी तो खाने नहीं जा रहे ना, हम जाकर के जिन्ना की मजार में चादर चढ़ाने तो नहीं जा रहे हैं। हम कर रहे हैं उनका साथ, हम उनके साथ में हैं, तो इसलिए साथ में क्योंकि वो हिंदुस्तान का व्यक्ति है, हिंदुस्तान का नागरिक है। अब दूसरी बात आते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है इन सड़कों का, जो गड्ढों को लेकर के जो आपने बताया। इनके जिम्मेदार वो लोग हैं जो इनको कायदे से निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। जो सरकार विभाग की बात करें अगर, तो इसमें वो विभाग सीधे जिम्मेदार, इसमें PWD मैं नंबर 1 पे लेता हूं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी विभाग में है उत्तर प्रदेश के, तो उसमें मैं नंबर 1 पे लेना चाहूंगा PWD
पीडब्ल्यूडी विभाग का। वहां पे बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा लूट खसोट का काम कर रहे हैं। वो कोई भी सड़क, कागजों पर सड़क मिलेगी बनी हुई, जमीन पर कहीं पर सड़क नहीं मिलेगी बनी हुई, लेकिन कागजों पर उसका पैसा भी निर्गत हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। आज आरटीआई कानून को कमजोर कर दिया इन्होंने इसलिए कि इनका ये भ्रष्टाचार उजागर ना हो। लेकिन हम लोग हर एक मुद्दे को निकाल करके और आपके बीच में इस तरीके से लाते रहेंगे जब जब मौका मिलेगा और आपसे चर्चा होगी। जहां तक लोक निर्माण विभाग की बात करी जा रही है, आपने लोक निर्माण विभाग को दोषी ठहराया, तो ये बताइए कि जिस तरीके से लोक निर्माण विभाग ने अभी वहां पर एक सचिवालय जैसा व्यवस्था कर दिया, अंदर जो पास के लिए व्यवस्था कर दिया है, तो लोक निर्माण विभाग इसमें ये क्या मुद्दा है कि इस तरीके से क्यों किया? क्योंकि ये तो पब्लिक के लिए जाने के लिए, शिकायत के लिए, जिस तरीके से आपने कहा कि सड़कें खराब हैं या कुछ इस तरीके से, पब्लिक तो वहां जा नहीं सकती, वहां तो जो विभाग के लोग हैं जिनके पास है वही जा सकते हैं। देखिए, वो लोगों के लिए नहीं, पत्रकारों के लिए भी कर दिया। वो आपने बात बोली नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, पत्रकारों के लिए भी उन्होंने पास कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है ताकि उनके कोई भी भ्रष्टाचार बाहर ना आने पाए, कोई भी उनकी जानकारी कि वो गलत कैसे कर रहे हैं उसकी जानकारी बाहर ना आने पाए विभाग से, तो इसलिए उन्होंने उसको पास कर दिया। अभी तो आप तब भी वहां तक जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद तो ये शासन ऐसा कर देंगे कि आप आसपास की बाउंड्री को देख नहीं सकते पीडब्ल्यूडी की। इस तरीके का एक शासन लगा देंगे, ये उतनी फोर्स लगा देंगे वहां पर कि आप, क्योंकि मालूम है अंदर क्या घालमेल चल रहा है और उस घालमेल की जानकारी बाहर ना आने पाए, ये सारा केवल काम इसलिए किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाम समय आने पे मैं जरूर आपको उजागर भी कर दूंगा, जो नेता टाइप के लोग हैं वहां पर एक ही सीट पर जमे हुए और ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ में इसमें खूब मलाई काट रहे हैं लोग। जितने भी सड़कें हैं उनको कागजों पर दिखा करके, बना करके, बहुत सारे तरीके उसमें, बहुत सारे चीजें हैं जिनको मैं किसी समय चर्चा में आपको जरूर उन लोगों का नाम भी उजागर करूंगा। बाकी मैं तो चाहूंगा इसको जाकर के आप खुद एक इंटरव्यू वहां पर करिए, एक लोगों के बीच में जाइए और पता कर लीजिए, वहां अधिकारियों के बीच में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके की स्थितियां पीडब्ल्यूडी विभाग में चल रही है। इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब लोग कहते थे कि लोक निर्माण विभाग इसलिए गड़बड़ है क्योंकि वहां पर जितने भी लोग हैं वो शिवपाल चाचा के हैं। तो आज के समय में फिर भी पीडब्ल्यूडी को लोग कह रहे हैं पास तो शिवपाल चाचा नहीं है, तब क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं? जिस तरह की समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराया जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा। लेकिन इसमें अगर बात करी जाए तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि लोक निर्माण विभाग वही है, सरकारें बदली, उनके अंडर में आ गई, ठीक है, जिसकी सरकार है उसका विभाग कहा जाएगा? देखिए, होता क्या है, विभाग के वो भ्रष्ट अधिकारी जो वहां पे मौजूद है उनको सरकार से मतलब नहीं होता है। वो जो भी सरकार आती है उसके चरण चुंबक बन जाते हैं। उसमें वो सरकारें बदलने से उसके ऊपर वो भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की बात है। वर्तमान में ऐसी सरकार आनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो उन भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसें। रही बात वहां पर कि पहले उनकी थी या आज इनकी है, इससे मतलब नहीं है। सरकार कोई भी हो, जब तक इन भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक ये स्थितियां ऐसी बनी रहेंगी। और किसी व्यक्ति का मैं नाम ना लेते हुए ये कहूंगा कि विभाग में जो भी मंत्री होता है, मंत्री उसमें प्रयास करता होगा जरूर कि वो किसी तरीके से चीजों को ठीक कर ले, और पूर्व की सरकारों में ऐसा उन्होंने किया होगा कि सब चीजें ठीक चले। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों का जो मकर जाल है वो इतना फैल जाता है कि उसमें वो लोग हार जाते हैं। और आज तो डेट में तो मुख्यमंत्री के पास है सारी चीजें, सीधे पावर उनके पास में है। आखिर मुख्यमंत्री अगर ये नहीं कर रहे हैं तो क्या इसमें मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री स्वयं शामिल है? ये आपका अगर मान लिया कि आप 2027 में आपकी सरकार बनती है तो आप ऐसा क्या कर देंगे कि बिल्कुल बदलाव हो जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पे बदलाव होगा और हम लोग उस पर पैनी नजर रखेंगे। उसमें कई चीजें तरीके होते हैं। अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को हमने जेल पहले भी भेजा जब हमारी सरकार हुआ करती थी। तो भ्रष्ट अधिकारी चाहे वो किसी भी विभाग का हो, कहीं पर भी हो, जहां पे पाया गया उसको जेल भेजा गया। उसमें ये नहीं देखा गया भ्रष्ट अधिकारी, मंत्री तक को कांग्रेस पार्टी ने जेल भेजा, बड़े बड़े लोगों को कांग्रेस पार्टी ने जो भी। लेकिन भ्रष्ट अगर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई एक आम आदमी की तरीके से कार्रवाई हुई, ना कि इसलिए हुई कि वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है या किसी दूसरे दल का सदस्य है। उसको एक आम आदमी का जो होना चाहिए, कानून का राज जो कहते हैं, जो लोकतंत्र, जो हम लोग बोलते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, जो लोकतंत्र है, उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से उसमें कार्रवाई होती है। लेकिन आज की सरकार में, मैं फिर कह रहा हूं, आज की सरकार में ये देखा जाता है कि व्यक्ति कौन है उस हिसाब से कार्रवाई होती है। उसके उदाहरण बहुत सारे आपको मिलेंगे। आप उठा लीजिए, पुराने उदाहरण में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें सबसे पहले देखा जाता है कि सामने वाला पक्ष किस दल का है।
घटना करने वाला, उस अपराध को करने वाला व्यक्ति के जात और धर्म का पार्टी का है और सामने वाला व्यक्ति के जात और धर्म पार्टी का है, वो माहौल बनाया। बात करिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कब से नहीं? 1989 में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अंतिम मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी थे। और उस समय मैं फिर आज कहता हूं 1989 के पहले उठा करके देख लीजिए, आज भी आप 1989 के पुराने घर में उठा लीजिए, कोई भी एक ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां एक व्यक्ति सरकारी नौकरी ना पाया हुआ हो। एक व्यक्ति जरूर उस परिवार का सरकारी नौकरी में हुआ करता था 1989 के पहले, लेकिन आज आप देख लीजिए तो आपको कई घरों के बाद ढूंढने में मिलेगा कि एक व्यक्ति सरकारी नौकरी वाला है। वर्तमान स्थिति ये कर दिया है सरकार में। ये बताइए कि जब तब से लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार दोबारा क्यों नहीं आई इस कांग्रेस की? देखिए, सरकार कांग्रेस की ना आना ये एक अलग पार्ट हो गया और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन अगर आपने जानना चाहा तो मैं जरूर उस पर प्रकाश डालूंगा कि क्या कारण रहे। देखिए, 1989 तक जो कांग्रेस की सरकार रही देश और प्रदेश में, उस समय कांग्रेस को लोग एक साथ जुड़ करके कांग्रेस को और देश को बढ़ा रहे थे आगे, कांग्रेस पार्टी के सब पदाधिकारी भी और कांग्रेस और देशवासी भी। 1989 के बाद में एक माहौल ऐसा आया जिसमें जाति और धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया। और वो कहां से शुरू हुआ? वो भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा से शुरू किया। आपको याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी एक रथ लेकर के निकले थे, और जब रथ लेकर के वो निकले तो उनका उद्देश्य कोई मंदिर बनाना नहीं था, क्योंकि मंदिर की आधारशिला तो पहले से राजीव जी ने रख दी थी। राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, मंदिर की आधारशिला रख दी थी, ये सारे चीजें कर चुके थे। उनका मकसद मंदिर बनाना नहीं था, उनका मकसद केवल उस समय ऐसा था कि किसी भी तरीके से लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए। तो पहले उन्होंने क्या किया, इसकी भावनाओं को राम मंदिर का नाम लेकर के हिंदू और मुस्लिम और मतलब हिंदू एंड अदर इसको बना करके माहौल बनाया। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे दल आए जो केवल जातिगत आधार पर अपनी राजनीति को कर रहे थे, और वो लोग जब जातिगत आधार पर राजनीति कर रहे थे, उन्हीं लोगों में जब एक तरफ हिंदू हुआ और हिंदू के साथ में वो लोग डिवाइड होना शुरू हुए, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिखराव हो गया। और जब बिखराव हो गया तो उसका सीधा फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। दल कोई भी सत्ता में आए हो, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उठाया। आप अगर गौर कर लीजिए 1989 के बाद से लेकर के आज तक, तो सबसे ज्यादा माफिया अगर उत्तर प्रदेश में बने तो 1989 के बाद से पनपने और मजबूत होना शुरू हुए। बनने के साथ मजबूत होना, उनका अपराध का तरीका बदलना, उनका निसंकोच होकर अपराध करना, उनको अंदर हौसला बढ़ जाना, वो सारे अपराधी 1989 के बाद बनना शुरू हुए। जाति और धर्म की जब ये राजनीति शुरू हुई, कांग्रेस उसमें जरूर पिछड़ी हुई इसलिए नजर आई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को हिंदुस्तान का नागरिक मान करके उससे बात करी, ना कि इस तरीके से बात करी कि वो किस जाति या किसी धर्म का व्यक्ति है। इन दलों के जब आई सरकारें इसमें आई तो इन सरकारों में स्थिरता नहीं रही। स्थिरता के साथ में एक वर्ग हमेशा अपने आप को अछूता समझा, चाहे वो ये वर्ग सत्ता में आए हो चाहे वो सत्ता में आए हो। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं विपक्षी दलों का नाम नहीं लेता हूं जल्दी, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं। जब एक दल की सरकार आई तो दूसरा पक्ष एक जो था सामने वाला, उसको लगा कि ये सरकार उनकी हमारी नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं अपने आप को मान पाया कि ये सरकार उसकी है। सब 100% लोगों ने कभी नहीं माना कि ये सरकार उनकी है। हमेशा एक पक्ष ने माना कि सरकार उसकी है और एक पक्ष ऐसा रहा जो अपने आप को सरकार से अछूता समझता रहा, और उसका लाभ इन अपराधियों ने लिया। इन अपराधियों ने उसका लाभ लिया और जगह जगह पर जमीनों पर कब्जा करना, अपराध करना, बलात्कार, इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली गई, और आज की स्थिति यह हो गई है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से अपराधियों का पनाह बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।